अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी प्रीवियस लेक्चर में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू का चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जो आउटलाइन के मुताबिक हमारा टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें हम इस क्वेश्चन के 2 हिस्से डिस्कस कर चुके हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू and 5 tests to differentiate between capital and revenue expenditures। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम ये 6 टेस्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। अब रिसीट्स का मतलब है वो अमाउंट जो आप रिसीव करते हैं अपने बिज़नेस में होते हुए। आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिसीट्स करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट्स जो हैं वो रिसीव करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, कुछ चीज़ों को बेचकर, कुछ स्क्रैप बेचकर, कुछ रेंट रिसीव करके, कमीशन रिसीव करके, इंटरेस्ट रिसीव करके, या इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ रिसीट्स होती हैं, अमाउंट्स होती हैं जो आप रिसीव कर रहे होते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिसीट कैपिटल है और कौन सी रिसीट रेवेन्यू है। तो वही चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया हुआ था मौज़म मुग़ल की बुक से। स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, नेसेसिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 5 टेस्ट जो हैं। चैप्टर नंबर 6 था कैपिटल एंड रेवेन्यू का। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं जी, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो सबसे पहला टेस्ट रिसीट्स में डिफरेंस करने का, दैट इज़ सेल ऑफ एन एसेट। किसी एसेट को जब बेचा जाएगा तो सवाल ये पैदा होगा कि एसेट को बेचकर रकम वसूल हुई है। अब एसेट को बेचकर रकम वसूल हुई है तो द डिसाइसिव क्वेश्चन, तो फिर फैसला करने वाला सवाल ये है कि इधर वो जो रिसीट्स हैं वो कैपिटल हैं या रेवेन्यू हैं। वो जो रकम वसूल हुई है वो कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। अगर तो वो कैपिटल रिसीट है, मतलब अगर जो अमाउंट रिसीव हुई है वो कैपिटल रिसीट है, तो क्यों कैपिटल रिसीट है, कोई रेवेन्यू रिसीट है तो क्यों रेवेन्यू रिसीट है। तो ये हमने सबसे पहला टेस्ट डिस्कस करना है। तो व्हेन एन अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ एन एसेट, द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड विल वेदर इट इज़ फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग एसेट, कि क्या वो एसेट फिक्स्ड एसेट था। फिक्स्ड एसेट मतलब जो देर तक रहने वाला एसेट है, जिसको आपने सेल नहीं करना होता। आप इस एसेट को बिजनेस में रखते हैं, अपने पास इसको यूज़ करते हैं, इसकी मदद से मशीनरी, फॉर एग्जांपल इसकी मदद से आप प्रोडक्शन करते हैं, इसको आप एज आ कन्वेंस, अगर गाड़ी है तो उसको यूज़ करते हैं, या इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, बिल्डिंग वगैरह है तो आप उसे बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। और सर्कुलेटिंग एसेट का मतलब ऐसा एसेट जो आपने ख़रीदा ही सर्कुलेट करने के लिए था, बेचने के लिए था, या इसे प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा था। नॉट फॉर कीपिंग, ये रखने के लिए नहीं था, ये सर्कुलेट हो जाने के लिए था। तो जब भी आप कोई एसेट ख़रीदेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपने फिक्स एसेट, जब भी आप कोई एसेट बेचेंगे तो आपको ये देखना है कि भाई क्या आपने फिक्स एसेट बेचा है या सर्कुलेटिंग एसेट बेचा है। तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जी। अगर फिक्स एसेट्स को बेचकर रकम वसूल होगी, फिक्स एसेट्स को बेचकर, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो आपका फर्नीचर है, जिसको आपने रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं रखा था, बेचने के लिए नहीं रखा था, बल्कि आपने उसे इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था, अगर ऐसा एसेट बेचकर अमाउंट रिसीव होगी तो दैट रिसीट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसीट। On the other hand, the receipt on account of a floating or circulating asset is a revenue receipt। इसके बरक्स अगर आप इसके दूसरी तरफ देखें तो वो वसूली जो फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट को बेचकर होती है वो रेवेन्यू रिसीट कहलाती है। क्लियर है जी। फॉर एग्जांपल, इसकी इलिस्ट्रेशन है, इसकी एग्जांपल है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स अ बिल्डिंग विच वाज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज़। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिल्डिंग बेच देती है जो उन्होंने बिजनेस पर्पज़ के लिए रखी हुई थी। द अमाउंट रिसीव विल बी द कैपिटल रिसीट, तो जो रकम वसूल होती है वो कैपिटल रिसीट है। एंड इफ द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, और अगर आप ऐसा स्टॉक इन ट्रेड बेचें, ऐसा स्टॉक बेचें जो था ही बेचने के लिए। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है आपकी शॉप पर, आपकी फैक्ट्री में वो अशिया जिनको आपने बनाया था या ख़रीदा ही, शेल्फ पे रखा ही इस वजह से था कि इसको बेचना था।
तो अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है, जैसे मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन होती हैं, क्लॉथ डीलर के पास एक कपड़े होते हैं उसकी शेल्फ्स में लगे हुए होते हैं, सूट्स होते हैं, जनरल स्टोर वाले के पास ग्रॉसरी आइटम्स होती हैं, द अमाउंट रिसीव विल बी द रेवेन्यू रिसीट। तो फिर रिसीट क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट होगी। तो ये पहला टेस्ट हो गया जी, जब कोई एसेट बेचा जाएगा। दूसरा टेस्ट इसकी ज़रूरत हमें इस वजह से है कि हर वक्त कोई अमाउंट एसेट को बेचकर रिसीव होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी कई तरह की अमाउंट रिसीव हो, जैसे रेंट का रिसीव करना, इंटरेस्ट का रिसीव करना, इसके लिए कोई एसेट थोड़ी बेचा जाता है। तो भाई फिर डिफरेंट टेस्ट हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस में। जैसा कि सेकंड टेस्ट है, उसका टाइटल ये है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ राइट। राइट मतलब आपका एक कानूनी हक, इख्तियार। आपने अकाउंटिंग में ज़रूर पढ़ा होगा इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, जिसमें गुडविल होती है, पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट होती हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं। कोई भी रकम इन हकूक़, इन लीगल राइट्स, चाहे वो कॉपीराइट है, चाहे वो पेटेंट है, चाहे वो ट्रेडमार्क है, इनके बदले में अगर वसूल हो रही है तो आपको ये देखना है कि इन राइट के बदले में जो रकम वसूल हो रही है वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। तो फिर कैसे डिसाइड होगा? तो बात समझे ज़रा ध्यान से। अगर वो राइट, चाहे वो कॉपीराइट है, आपके कोई लिटरेरी मटेरियल, कोई किताब है, कोई शायरी की किताब है, कोई अफसाना है, कोई स्टोरी आपने लिखी है और आपने वो पब्लिशर जो प्रिंट करते हैं उनको कहा जी हमेशा के लिए मेरी ये स्टोरी आप ले लें, मुझे बताएं इसके बदले में कितने पैसे देंगे। वो आपको 10 लाख रुपया दे देते हैं कि भाई 10 लाख हमसे ले लें, ये स्टोरी हमें दे दें, हम इसको पब्लिश करते रहेंगे लाइफ टाइम, जब तक वो स्टोरी चलती रहेगी। तो भाई अगर आपने वो राइट हमेशा के लिए किसी को बेच दिया और उससे इकट्ठी रकम ले ली या कोई भी रकम ले ली, वो ज़्यादा या कम ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो राइट हमेशा के लिए आपने दे दिया है तो जो रकम आपको वसूल हुई है दैट इज़ कैपिटल रिसीट। और अगर आप वो राइट देते हैं फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कहता हूँ जी 1 साल के लिए आप मेरी बुक पब्लिश कर दें, 1 साल की मुझे रॉयल्टी इतनी अमाउंट दे दें, से 50,000 दे दें, 1 लाख रुपया दे दें 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, मतलब फ़िक्स टाइम पीरियड है, चाहे वो 20 साल भी है, फ़िक्स है। मैं कहता हूँ भाई ये मैं आपको अपनी बुक दे देता हूँ, अपना ये फार्मूला दे देता हूँ, अपना ये डिज़ाइन दे देता हूँ, ये ट्रेडमार्क तिजारती निशान दे देता हूँ, आप अपने प्रोडक्ट्स पे यूज़ करें 20 साल तक या 5 साल तक या 2 फिक्स टाइम पीरियड जब होगा ना, तो इसका मतलब है जो रकम वसूल होगी फिर वो रेवेन्यू रिसीट होगी, क्योंकि राइट हमेशा के लिए हवाले सरेंडर उस दूसरी पार्टी के हवाले नहीं किया गया, उसको नहीं बेचा गया। क्लियर है जी? इफ़ अ पर्सन इज़ ओनर ऑफ अ राइट, अगर कोई पर्सन राइट का ओनर है, राइट कौन सा? कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क, एंड ही इज़ रिसीविंग सर्टन अमाउंट ऑन इट्स अकाउंट, और वो इसके बदले में, इन इट्स अकाउंट का मतलब है इसके बदले में वो कोई रकम वसूल कर रहा है। द डिसाइसिव क्वेश्चन विल बी, तो फिर फैसला कुन सवाल ये है, whether the right is being completely surrendered or it is being given for use of some period of time on hire। तो फैसला करने वाली बात ये है कि क्या राइट उसने हमेशा के लिए दे दिया है, कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, और इट इज़ बीइंग गिवन फॉर यूज़ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, या ये कुछ अरसे के लिए हायर पर, किराए पर दिया गया, इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। इफ़ द अमाउंट इज़ रिसीव फॉर कंप्लीट सरेंडर ऑफ राइट, अगर रकम वसूल होती है मुकम्मल हवाले करने के बदले में, तो इट विल बी द कैपिटल रिसीट, तो ये कैपिटल रिसीट होगी। इन केस द राइट इज़ नॉट सरेंडर बाय द ऑनर, और अगर किसी सूरत में राइट हमेशा के लिए हवाले नहीं किया गया, इट इज़ बीइंग गिवन फॉर यूज़, ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, द अमाउंट रिसीव विल बी द रेवेन्यू रिसीट, तो फिर जो रकम वसूल होगी वो क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट होगी। मेरा ख्याल आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर राइट कंप्लीटली सरेंडर कर दिया जाए, हमेशा के लिए हवाले कर दिया जाए, तो जो रकम वसूल होगी वो कैपिटल होगी, और अगर राइट जो है वो फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाएगा तो फिर रेवेन्यू रिसीट होगी। इसकी एग्जांपल भी देख लें। द ऑनर ऑफ अ पेटेंट, पेटेंट कहते हैं कोई भी कानूनी फार्मूला, कानूनी इख्तियार है किसी फार्मूले का, किसी इन्वेंशन का, किसी डिज़ाइन का, जो आप बज़ाते ख़ुद ईजाद करते हैं, बनाते हैं, वो सेल कर दिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को 20,000 रुपये में। इट विल बी अ कैपिटल रिसीट, ये कैपिटल रिसीट है फॉर हिम बिकॉज द राइट हैज़ बीन कम्प्लीटली सरेंडर्ड बाय हिम, क्योंकि राइट हमेशा के लिए हवाले कर दिया गया है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ द प्रोवाइड द पेटेंट फॉर यूज़ फॉर पेमेंट ऑफ 2,000 पर एनम, अगर ये राइट दिया गया है किसी को 2,000 रुपये सालाना की बुनियाद पर, फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए, मतलब आपने राइट तो दे दिया किसी को 5 साल के लिए और हर साल आपको उसके बदले में 2,000 रुपया रकम मिलेगी।
तो क्योंकि ये 5 साल के लिए दिया गया, रकम से फ़र्क नहीं पड़ता कम है या ज़्यादा है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया गया है। तो द अमाउंट रिसीव बाय हिम एनुअली विल बी द रेवेन्यू रिसीट। तो फिर जो रकम वसूल होगी वो क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट होगी। थर्ड टेस्ट है, जैसा कि आप इसका टाइटल देख सकते हैं, इसकी हेडिंग देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, कि कोई भी रकम वसूल हो सोर्स ऑफ इनकम के बदले में। सोर्स ऑफ इनकम के बदले में, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब कर रहे हैं ना, तो जॉब आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। आपने किसी जगह पर अमाउंट इन्वेस्ट की है किसी बैंक में, वो बैंक वाले आपको हर साल या हर 6 महीने के बाद या हर महीने आपको इंटरेस्ट देते हैं, मुनाफा देते हैं। तो वो जो आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, जिस रकम के बदले में मिल रहा है, दैट इज़ सोर्स ऑफ इनकम। अब कोई भी अमाउंट जो आपको सोर्स ऑफ इनकम के बदले में मिले, मतलब कहने का कि सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाए। जैसे वो आपने स्टोरी सुनी होगी जी, एक मुर्गी सोने के अंडे देती थी, तो लालची इंसान ने क्या किया, उस मुर्गी के सारे अंडे इकट्ठे हासिल करने के लिए उसको ज़िबा कर दिया। अब जो कुछ उसको मिला, उसके बाद जो मुर्गी के अंदर से 1 अंडा 2 अंडे उसे मिले, वो क्या है, अब उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई है। उसने वो 2-4 अंडों के लिए पूरी मुर्गी ज़िबा कर दी, उसकी वो मुर्गी ज़िबा हो गई, वो सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई, और उसके बदले में जो उसको रेवेन्यू मिला है वो सब्स्टिट्यूट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है। कि सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया, उसके बदले में सब्स्टिट्यूट आपको क्या मिल गया, उसको ज़िबा करके उसका गोश्त या उसमें से कोई 1-2 अंडे या मिल गए। ऐसी इनकम, ऐसी वसूली, ऐसी रिसीट जो सोर्स ऑफ इनकम को ख़त्म करके मिले, सोर्स ऑफ इनकम को ख़त्म करके मिले, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसीट। और ऐसी वसूली जो इनकम के बदले में इनकम मिलती रहे। मिसाल के तौर पर आप बैंक वालों को कहते हैं भाई जितना मेरा पैसा जमा है ना, मुझे इस पर इकट्ठा मुनाफा दे दें और मेरे पैसे भी मुझे वापस कर दें। बैंक वाले कहते हैं ये पैसे सारे अपने वापस पकड़ें, इतना मुनाफा आपका बनता है। पैसे भी आपके पास आ गए, मुनाफा भी आपके पास आ गया। अब उसके बाद बैंक वाले अब आपको कभी मुनाफा नहीं देंगे, दैट इज़ कैपिटल रिसीट। और अगर आप बैंक वालों को कहते हैं भाई मेरा पैसा अपने पास रखें, मुझे हर महीने मुनाफा देते जाएँ, तो आपको हर महीने जो मुनाफा मिल रहा है ना, हर महीने मुनाफा मिलता रहेगा, लाइफ टाइम मिलता रहेगा, जब तक आपके पैसे रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म नहीं होगा। तो वो जो हर महीने मुनाफा मिल रहा है और सोर्स ऑफ इनकम अपनी जगह पर कायम है, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। तो अगर कोई वसूली आपको सोर्स ऑफ इनकम को कुर्बान करके ख़त्म करके मिल रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसीट। और अगर कोई इनकम आपको रूटीन में मिलती रहे, सोर्स ऑफ इनकम अपनी जगह पर बरकरार रहे, अलाइव रहे, ज़िंदा रहे, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। इसी तरह एक और एग्जांपल है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर होता है ना जॉब से, तो उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं कि क्या वो हर महीने पेंशन लेना चाहता है अपनी लाइफ तक, अपनी वाइफ की लाइफ तक, या अगर वो चाहे तो सारी पेंशन कम्यूटेड ले ले, इकट्ठी ले ले। तो रिटायर हो साथ ही सारी पेंशन इकट्ठी ले ले, उसका मतलब सारी पेंशन जो सारी रकम मिलेगी उसके बाद फिर दोबारा पेंशन नहीं मिलेगी। वो जो सोर्स ऑफ इनकम था ना, जॉब थी, पेंशन थी, वो ख़त्म हो गई, एक ही दफ़ा सारी रकम लमसम ले ली। तो ऐसी रकम जो सोर्स ऑफ इनकम को ख़त्म करके वसूल होगी, दैट इज़ कैपिटल रिसीट। और जो सोर्स ऑफ इनकम ज़िंदा रहे, बरकरार रहे और आपको इनकम बाय पार्ट्स मिलती रहे, ज़्यादा हो या कम हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ कॉल्ड अ रेवेन्यू रिसीट। एन अमाउंट रिसीव इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के बदले में वो सब्स्टिट्यूट करके, उसके मुतबादिल कि सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, वो रकम आपको मिलेगी, इज़ अ कैपिटल रिसीट। इसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। बट वेयर इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम अलोन, और अगर सिर्फ इनकम के बदले में इनकम मिलती रहे, इट विल बी द रेवेन्यू रिसीट। क्लियर है जी। अ पर्सन आफ्टर रिटायरिंग, इसकी एग्जाम्पल है, अ पर्सन आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम अ सर्विस डिसाइड्स टू गेट होल ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड, वो डिसाइड करता है वो सारी पेंशन कम्यूटेड इकट्ठी ले लेगा। द अमाउंट रिसीव इज़ अ कैपिटल रिसीट बिकॉज, क्योंकि इट रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम का सब्स्टिट्यूट है। ऑन द अदर हैंड, इफ ड्यू टू सम रीज़न ही इज़ अनएबल टू रिसीव हिज पेंशन, अगर वो इस काबिल ना हो कि पेंशन वसूल करे, कुछ महीने ना जा सके, बैंक ना जा सके, दफ्तर ना जा सके, और 6-7 महीने ना जा सके, 6-7 महीने के बाद वो कहे जी मेरी 6-7 महीने की पेंशन आप इकट्ठी दे दें, few months and ultimately receive it collectively, the amount is a revenue receipt because it is a substitution of income, the source of income is still present, क्योंकि उसने 5-6 महीने की पेंशन ली है ना, इकट्ठी सारी लाइफ की तो नहीं ले ली, तो वो जो 2-3 महीने या हर महीने जो पेंशन मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड अ रेवेन्यू रिसीट। तो ये 3 टेस्ट हो गए जी, 6 टेस्ट हमने पढ़ने हैं। 4th टेस्ट है रिसीट टू बी जज इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट,
कि वसूली उसके हवाले से जज करें जो वसूल करने वाला है। रिसीट टू बी जज इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, वसूली उसके हवाले से जज करें, उसका फ़ैसला करें। इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, वो जो रिसीव कर रहा है वसूली को। देखें इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी का कोई एक्सपेंडिचर हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो दूसरी पार्टी की ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल रिसीट ही हो। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कार है, वो कार आप बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, आपने वो कार ख़रीदी ही इस्तेमाल करने के लिए थी, बेचने के लिए नहीं ख़रीदी थी। आप उस कार को बेच देते हैं, आपको वसूली हो जाती है। वो कार क्योंकि फ़िक्स एसेट थी आपके लिए, आपने उसे रखा ही इस्तेमाल करने के लिए था, बेचना तो था ही नहीं आपने, लेकिन आपको 5-6 साल बाद बेचनी पड़ गई किसी वजह से, तो भाई आपने जो कार बेची, जो रकम आई, वो कैपिटल रिसीट है। हाँ, अब जिसके पास ये कार जिसने ख़रीदी, हो सकता है वो शोरूम वाला हो, शोरूम वाले ने कार ख़रीदी किस लिए? बेचने के लिए। भाई उसने जो ख़रीदने के लिए पैसे दिए वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसने जो कार ख़रीदी है वो रीसेल के लिए है। तो वसूल करने वाले के लिए कैपिटल रिसीट है, पे करने वाले के लिए, ख़रीदने वाले के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपने ये नहीं देखना कि भाई अगर ख़रीदने वाले के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो बेचने वाले के लिए वो जो वसूली होगी वो रेवेन्यू रिसीट होगी। नहीं, आपने देखना भाई उस बेचने वाले का स्टेटस डिफरेंट है, उसकी सोच मुख्तलिफ है, ख़रीदने वाले की सोच मुख्तलिफ है। तो रिसीट टू बी जज इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट while differentiating between capital and revenue receipts, one should always judge it from the point of view of the person who is receiving it. जब भी कैपिटल और रेवेन्यू में डिफ्रेंशिएशन आप कर रहे हों तो आपको जज करना है रिसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेयर। ये अदा करने वाला जो पेयर है उसके एक्सपेंडिचर को देखकर आपने फैसला नहीं करना। जैसा कि मैंने बताया कि पे करने वाले का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, वसूल करने वाले की कैपिटल वसूली हो सकती है, पे करने वाले का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, वसूल करने वाले की रेवेन्यू रिसीट हो सकती है। फॉलो करें ना बात। अ लीगल प्रैक्टिशनर, कोई वकील है, रिसीव्ड हिज फी, वो फ़ी वसूल करता है एक पार्टनरशिप डीड लिखने की। देखें पार्टनरशिप का मुआहदा जिसने लिखवाना है ना, उसने तो शायद लाइफ टाइम में एक दफ़ा लिखवाना है, वो 5 साल में 10 साल में एक दफ़ा। पे करने वाला जो कंपनी जो बिज़नेस है, पार्टनरशिप बिज़नेस, उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहाँ वकील के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वकील शायद एक दिन में 10 पार्टनरशिप डीड लिखता होगा, तो वकील के लिए पार्टनरशिप डीड रूटीन मैटर है। इसी तरह मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऐसा होता है। द अमाउंट रिसीव बाय हिम इज़ अ रेवेन्यू रिसीट बिकॉज इट इज़ हिज इनकम, वी शुड नॉट कंसिडर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस मेकिंग पेमेंट। तो हमें उसे कैपिटल कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बिजनेस के लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन वसूल करने वाला जो लीगल प्रैक्टिशनर है, वकील है, उसके लिए वो कैपिटल रिसीट नहीं है, उसका तो रूटीन का काम है लोगों को उनकी पार्टनरशिप डीड्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स लिख कर देना। 5th टेस्ट है जी लम सम रिसीट, इकट्ठी रकम का मिलना। अब ये भी बात ज़रा समझ लें, अक्सर ना मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बड़ी रकम को हम समझते हैं ये कैपिटल है और छोटी रकम उसको या इंस्टॉलमेंट में मिली हुई रकम को हम समझते हैं ये रेवेन्यू। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी कैपिटल और रेवेन्यू का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हों तो बड़ी इकट्ठी और छोटी इंस्टॉलमेंट वाली रकमों से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है उसके पीछे रीज़न से। एक बड़ी रकम, एक लमसम अमाउंट रेवेन्यू हो सकती है और एक इंस्टॉलमेंट वाली, किस्तों वाली छोटी रकम कैपिटल भी हो सकती है। फॉलो करें बात। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कार है, वो आप कार किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं 5 साल के लिए, और आप उसे कहते हैं 5 साल के लिए तो मैं कार दे रहा हूँ, इस्तेमाल करो, 5 साल बाद मुझे वापस कर देना। 5 साल का किराया कितना है? 10 लाख रुपया। वो 10 लाख आपको इकट्ठा दे देता है। भाई 10 लाख आ गया आपके पास। और एक दूसरा केस है, आप किसी को कार बेच देते हैं हमेशा के लिए, उससे आपको कार की वैल्यू 6 लाख रुपया मिल जाता है। अब एक तरफ 10 लाख मिला है, एक तरफ 6 लाख मिला है। या आप किसी को कार बेच देते हैं और उसको कहते हैं ये कार की कीमत है 8 लाख, ठीक है, ये तुम्हें मैं बेच रहा हूँ हमेशा के लिए, तुम इस तरह करना, 8 लाख है ना, तुम मुझे 4 सालों में ना 2-2 लाख रुपया करके दे दो। वो 2-2 लाख रुपया हर साल आपको दे देता है, 8 लाख रुपया 4 सालों में पूरा हो जाता है, फिर गाड़ी उसकी हो जाती है। दूसरी तरफ आपने कार इस्तेमाल करने के लिए 5 साल के लिए और 10 लाख रुपया मिल गया है। फॉलो कर रहे हैं। अब ये 10 लाख मिला, बेशक बड़ी रकम है रेवेन्यू है, क्योंकि कार हमेशा के लिए नहीं बेची गई, कार सिर्फ यूज़ करने के लिए दी गई है। और दूसरा केस जो था जिसमें कार आपने किसके लिए दी है, आपने उसे हमेशा के लिए बेच दिया 8 लाख में, रकम उसने इकट्ठी नहीं दी, उसने किस्तों में 2-2 लाख करके दे दी, बेशक 2 लाख मिल रहा है कैपिटल है, क्योंकि कार हमेशा के लिए बेच दी गई है।
तो बड़ी रकम लम सम रिसीट रेवेन्यू हो सकती है और छोटी रकम कैपिटल हो सकती है। मकसद देखना पड़ेगा हमें। द फैक्ट दैट अमाउंट इज़ बीइंग रिसीव इज़ लम सम और इन इंस्टॉलमेंट शुड नेवर बी कंसिडर्ड। कहते ये जो फैक्ट है ना कि क्या वो रकम लम सम मिल रही है या किस्तों में मिल रही है, नेवर बी कंसिडर्ड, इसको हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे वाइल डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, जब हम कैपिटल और रेवेन्यू में फ़र्क कर रहे होंगे। इट विल सिंपली कन्फ्यूज़ योर जजमेंट, इससे सिर्फ आप कन्फ्यूज़ होंगे, नथिंग एल्स, बिकॉज अ लम सम रिसीट कैन बी अ रेवेन्यू रिसीट। एक बड़ी रकम लम सम रिसीट रेवेन्यू हो सकती है इन सर्टन केसेस। एन अमाउंट रिसीव मंथली और एनुअली कैन बी कैपिटल, और वो रकम जो आपको माहाना मिल रही है या सालाना मिल रही है वो कैपिटल हो सकती है। जैसा मैंने आपको कार की एग्जांपल बताई थी, यहाँ पे ट्रेडमार्क की एग्जांपल है। मिस्टर बी सोल्ड अ ट्रेडमार्क फॉर 60,000, द अमाउंट विल बी पेड इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 पर मंथ। उसने ट्रेडमार्क हमेशा के लिए बेच दिया और बदले में रकम 1,000 रुपये माहाना मिल रही है उसे। For Mr. B, this receipt is a capital receipt because has completely surrender a right, क्योंकि उसने राइट हमेशा के लिए हवाले कर दिया है। Whether the amount is received in lump sum or in installment does not change its capital nature। चाहे रकम आपको lump sum मिल रही हो या इंस्टॉलमेंट में मिल रही हो, इससे आपकी कैपिटल या रेवेन्यू के जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट टेस्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन। आइसोलेट कहते हैं अलग थलग करना, किसी चीज़ को अलहदा करके देखना। यहाँ पर इस टेस्ट में ये बताया गया है कि जब आपने कोई भी रिसीट देखनी है ना और उसके बारे में फ़ैसला करना है कि क्या ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, तो आपको उस ट्रांजैक्शन को जिसमें अमाउंट रिसीव हो रही है उसको अलग करके देखना है। सिर्फ दूर से नहीं देखना, उसको अलग करके उसके पीछे जो मोटिव है, जो मकसद है, वो देखना है। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ जी, दो लोगों को, दोनों अपने अपने प्लॉट सेल करते हैं या दोनों अपने अपने शेयर्स बेच देते हैं जो उन्होंने किसी कंपनी के ख़रीदे हुए थे। अब अगर हम देखें तो हम कहते हैं जी अच्छा जी प्लॉट बेच दिया है, प्लॉट जो है वो लैंड है, लैंड का बेचना जो है उसको बेच के जो रकम आएगी वो कैपिटल रिसीट है दोनों की। या शेयर्स बेच रहे हैं, शेयर क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए हम ख़रीदते हैं, तो जब शेयर बेचे रकम आई तो वो कैपिटल रिसीट हो गई। लेकिन नहीं, हमने दोनों ट्रांजैक्शन को आइसोलेट करके देखना है। तो जब हमने आइसोलेट करके देखा तो पता ये चला कि एक शख्स जो प्लॉट बेच रहा है ना वो प्रॉपर्टी डीलर था, उसने प्लॉट ख़रीदा ही बेचने के लिए था। दूसरा शख्स जो प्लॉट बेच रहा है उसने प्लॉट घर बनाने के लिए ख़रीदा था, इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा था, लेकिन 2-4 साल के बाद किसी मजबूरी की वजह से उसे प्लॉट बेचना पड़ गया। अब दोनों ट्रांजैक्शन का मोटिव डिफरेंट है। एक ने प्लॉट ख़रीदा ही बेचने के लिए था, उसने बेच दिया। दूसरे ने प्लॉट घर बनाने के लिए ख़रीदा था, हमेशा रखने के लिए ख़रीदा था, उसको बेचना पड़ गया। तो जब दोनों ट्रांजैक्शन को आइसोलेट किया तो दोनों का मोटिव डिफरेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, जिस बंदे ने प्लॉट जो है वो बेचने के लिए ख़रीदा था, उसको उसका प्लॉट को बेचना और उसकी रकम को वसूल करना, वो क्या है, वो रेवेन्यू रिसीट है। और जिसने प्लॉट जो है वो रखने के लिए, घर बनाने के लिए ख़रीदा था, उसका मोटिव क्या था, घर बनाना, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म पर्पस था, उसको बेचना पड़ गया तो उसके लिए क्या होगी, कैपिटल रिसीट। इसी तरह शेयर्स का मामला है, वो पर्सन जिसने शेयर्स ख़रीदे ही बेचने के लिए थे, वो ट्रेडर था, कोई स्टॉक ब्रोकर था, उसने ख़रीदे ही बेचने के लिए थे, तो उसका बेचना और रकम वसूल करना वो रेवेन्यू रिसीट है। और जिसने शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदे थे, डिविडेंड के लिए ख़रीदे थे, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए ख़रीदे, तो उसको किसी वजह से बेचने पड़ गए तो उसके लिए वो क्या होगी, वो कैपिटल रिसीट होगी। तो इन केस एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन द मोटिव बिहाइंड द ट्रांजैक्शन इज़ ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट। किसी भी ट्रांजैक्शन के पीछे जो उसका मकसद है वो बड़ा अहम है। द मोटिव ऑफ द पर्सन रिसीविंग द अमाउंट विल डिसाइड, जो मोटिव है, जो मकसद है, इसकी बुनियाद पर फैसला होगा वेदर इट इज़ कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट के, क्या ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताई वही यहाँ पर है। अ पर्सन परचेजेज शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। कोई भी पर्सन जो है वो शेयर ख़रीदता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ही इज़ इन नीड ऑफ मनी, वो ज़रूरत में है पैसे की, एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल हीज़ नीड ही सेल्स द शेयर, वो शेयर बेच देता है। द अमाउंट रिसीव बाय हिम इज़ अ कैपिटल रिसीट, जो रकम वो वसूल करेगा वो कैपिटल रिसीट होगी। ऑन द अदर हैंड इफ़ अ पर्सन परचेजेज द शेयर विद द मोटिव ऑफ रीसेलिंग, लेकिन अगर कोई शेयर ख़रीदता है रीसेलिंग के लिए कि वो रीसेल करेगा और प्रॉफिट कमाएगा, द अमाउंट रियलाइज ऑन द सेल विल बी द रेवेन्यू रिसीट। तो ये 6 टेस्ट जो हैं
डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट पेज पर आप देखें कि इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, अब इन एग्जांपल्स को अपने नॉलेज के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स मेरी बात याद रखें, पेपर में जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 2 तरह से पूछा जा सकता है, बल्कि 3 तरह से पूछा जा सकता है। या तो वो आपको पेपर में कहेगा भाई कि आप कैपिटल डिफरेंशिएशन की वजह बताएं, वाई इट इज़ नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, और साथ में आपको कहा जाएगा भाई आप 5 टेस्ट बताएं टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो ये देखें, ये जो 5 टेस्ट है ना, ये पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके साथ ये वजह पूछी जाएगी, तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी मुमकिन है वो कह दिए आप वाई इट इज़ नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू बताएं, और कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स के 6 टेस्ट बताएं। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि वो तीनों चीज़ें इकट्ठी पूछ ले, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी, एग्जाम्पल में आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर वो इकट्ठा पूछ लेगा तो शायद इस तरह पूछ लेगा 2 टेस्ट ये लिख दें, 3 टेस्ट ये वाले लिख दें। तो बहरहाल ये क्वेश्चन चैप्टर था, इसमें ये टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, याद कर लें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर अब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डेफिनेशंस का है, इसमें 38 डेफिनेशन आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो अब इंशाल्लाह ताला पहले हम इन डेफिनेशंस कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं कह सकते, इवन 90% इन डेफिनेशंस का 32 डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। फिर हम कोई और क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जिससे हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। कोशिश मेरी होगी कि ये लॉकडाउन के दौरान जो है ना, हम डेफिनेशन का मैक्सिमम पोर्शन पढ़ लें। ऑल्दो हम जो रूटीन में सिलेबस होता है उससे बहुत पीछे हैं, जाहिर सी बात है क्लासेस बड़ी लेट शुरू हुई हैं। फिर ऑनलाइन लेक्चर्स का भी मसला है कि वैसे आपके वीक में 5 लेक्चर 4 लेक्चर होते हैं, अब हमें 3 लेक्चर्स मिले हुए हैं। तो कोशिश हम करेंगे जी अच्छा तरह सिलेबस जो है वो वाइंड अप करें, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, फिर भी सिलेबस जो है वो साथ साथ याद करना है अच्छी तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली आप याद नहीं करेंगे तो आपको पेपर में तो खुद ही याद करके जाना है। टीचर तो पढ़ा देते हैं, याद तो आपने करना है, तो साथ साथ कर लेंगे तो आपकी ही मुश्किल आसान हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अपना लेक्चर जो है वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हमें नासिर हों, अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाएँ, हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाएँ, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।